नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम फिर बंगाल की तरफ लौटते हैं, क्योंकि बंगाल में जो कुछ हो रहा है या कि लंबे एक समय से करीब 50-60 साल से जो कुछ होता रहा है, उसकी परिणति 4 मई के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें हुई है। और आज की जो परेशानी है दीदी के सामने, निर्ममता दीदी के सामने, ममता दीदी तो नहीं है, निर्ममता दीदी उन्हें कहा जा सकता है। और आज भी बोल कह रहे हैं कि जो है वो दीदी बहुत बड़ी नेता हैं, बड़ी जुझारू नेता हैं, सड़क की नेता हैं। तो इन सब मतलब ये चारों तरफ से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और बाकी जो टीएमसी के जो ऐसे लोग हैं जो कि अलग से जो है वो विधानसभा में कह चुके हैं कि पार्टी में दो फाड़ हो गए, 58 या 60 लोग ने नई टीएमसी बना ली है, और वो आगे जिस तरह से जो है वो महाराष्ट्र में हुआ या नहीं होगा वो एक अलग बात है। मतलब यहाँ हम सिर्फ लीडरशिप की बात करें, मतलब किनको जुझारू और नेता माना जा रहा है, किनको आदरणीय नेता माना जा रहा है। ममता बनर्जी को और वामपंथियों को हरा के ममता दीदी जो है वो सत्ता में आई 15 साल में। और 15 साल में उन्होंने क्या कांड किया। अब बंगाल को पूरी तरह से देख लें तो हम ये मान सकते हैं कि बंगाल के नेताओं ने, जिसमें वामपंथी भी शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल है और ये ममता दीदी भी शामिल हैं, कि 1947 में जो पश्चिम बंगाल की स्थिति एक बहुत ही सुदृढ़ इंडस्ट्रियल स्थिति थी बंगाल की, करीब 25% जीडीपी यहाँ से आती थी बंगाल से, वो आज कहाँ पहुँच गई? आज 6% से नीचे है। यानी कि ये जो जुझारू नेता हैं, अब ये दीदी क्या कर रही है, ये 77 का फोटो है। वो 77 वही साल है जबकि जो है वो ज्योति बाबू की जो सीपीएम ने सत्ता पाई थी पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद में फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का और उद्यमियों को भगाने का, उनको मारने का, पीटने का एक लंबा कालखंड आरंभ हुआ जो आज तक चल रहा था। ये 4 मई तक चल रहा था। बड़े बड़े उद्योगपति तो वामपंथियों ने भगा दिया। मतलब ऐसी राक्षसी जो है ना सोच के साथ में कि अगर सेठ जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें मजदूरों का भला चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े व्यापारियों को नंगा दौड़ाया कलकत्ता की सड़कों पे। और आज परिस्थिति यह है कि वो 6% से जो कम जीडीपी उसमें है पश्चिम बंगाल की। तो ये जिम्मेदारी किसकी जाएगी? ये तो बंगाल के नेताओं की जाएगी ना। उस बंगाल के नेताओं में पिछले 15 साल में दीदी थी। दीदी आई कैसे हैं जीत के? मतलब दीदी ने कैसे हराया वामपंथियों को, जिन्होंने पहले ही पूरा का पूरा औद्योगिक जो ढांचा था इस प्रदेश का, जो कि कभी अग्रणी जो है वो राज्य हुआ करता था भारत का, मतलब 25% के आसपास जीडीपी थी, उसको किसने बर्बाद किया? तो बंगाल का बर्बाद होने में सिर्फ बंगाल बर्बाद नहीं हुआ है, पूरा भारत बर्बाद हुआ है। और हम कितने सालों की बात कर रहे हैं? 60-65 सालों की बात कर रहे हैं। 1962 से मान लीजिए शुरू कर रहे हैं भाई। कम्युनिस्ट पार्टी तो जो है वो 1925-25 में भी कहीं बाहर जो है मॉस्को वास्को बन गई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये देखिए कि उनका अंत में इस समाज पे, इस राज्य पे असर क्या हुआ कि प्रथम श्रेणी का औद्योगिक क्षेत्र आज इतना पिछड़ गया। और मुख्य रूप से तो जो परिवर्तन आया है वो जो है वो 1991 के बाद में, जबकि लिबरलाइजेशन, जिस लिबरलाइजेशन पर वामपंथियों ने इतना हल्ला मचाया कि हमें ये तो नहीं चाहिए, जो है वो उद्योगपतियों को तो पीछे रहना चाहिए, गरीबों को फ़ायदा होगा। अब कैसे गरीबों को फ़ायदा होगा? तो ये एक विचित्र असेसमेंट कि कोई लड़ाका है। मतलब ये गाड़ी पे चढ़ गई उनकी जो है वो जयप्रकाश नारायण की।
जयप्रकाश नारायण ने तो वो आंदोलन किया था ना, तो ये कांग्रेस में थी तब, तो उनकी चढ़ गई। और फिर मीडिया ने उनको इतना एक्सपोजर दिया, इतना एक्सपोजर दिया कि उनकी नेतागिरी बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी, बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, फिर चुनाव लड़ा वामपंथी और होके 2011 के अंदर सत्ता में आ गई। तो ये स्ट्रीट लेवल आज भी कह रहे हैं कि हम उनकी बड़ी जो है वो क्या कहते हैं सम्मान करते हैं। भाई काहे का सम्मान करते हो भाई? ये तो है ना कि जिन्होंने टाटा नैनो की फैक्ट्री को सिंगूर से भगाया, भाई इनकी सत्ता जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वेस्ट बंगाल का, जिसका पहले भी जो है ना बंटाधार हो चुका था, उसकी लाश पे इनकी राजनीति चली है। और राजनीति चलने के बाद में, सत्ता में आने के बाद में किस तरह का तंत्र इन्होंने चलाया है, मतलब प्रजातंत्र से कोई लेना देना इनका था क्या? कोई लेना देना अधिकतर पार्टियों का नहीं है। मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी जब लोग, ये तो सबसे जो नया जो उदाहरण है ना कि हमारे सामने हो क्या रहा है, मतलब आज जो है अब कंपेयर करें, जिसको सबसे ज़्यादा गाली देते हैं वामपंथी और तथाकथित प्रगतिशील, गुजरात मॉडल क्या है, गुजरात मॉडल में ये है, गुजरात मॉडल गलीज है। भाई गुजरात मॉडल में होते हुए जनसंख्या में फ़र्क देख लीजिए आप, और गुजरात की जीडीपी आज 3.2 जो है ना वो उससे अधिक है, और इनकी है 1.6। तो ये जो मुख्य जो है वो मतलब 1947 में पश्चिम बंगाल जो था, जिस बंगाल मॉडल की, वो पहला इंडस्ट्रियल, मेजर इंडस्ट्री होती है तो वो फाइनेंस का भी हब होता है। और गुजरात क्या था 2045 में? वो तो फ्रेगमेंटेड था, पार्ट था, लार्जर बॉम्बे स्टेट का एक हिस्सा था। और उसके बाद के अंदर 1991 में अगर हम उछल के वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि तो डीप स्ट्रक्चरल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि वहाँ पे उद्योगों को भगाया गया, मारा गया, पीटा गया। गुजरात में क्या हुआ? रैपिडली एक्सपेंडिंग द केमिकल एंड द इंडस्ट्रियल बेस। और फिर उसके बाद में अगर 2025 की हम कंपैरिजन करें तो रुपए के अंदर जो एस्टिमेटेड जो है वो स्टेट की जीडीपी है वो 17.4 लाख करोड़ है, यानी कि 208 बिलियन यूएस डॉलर्स है। और गुजरात की कितनी है? 24.6 लाख करोड़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 300 बिलियन डॉलर्स। और पर कैपिटा इनकम बंगाल की कितनी है? 1.6, और गुजरात की कितनी है? 3.1, यानी कि दुगने का फर्क है। लेकिन गाली पड़ती है किसको? गाली पड़ती है गुजरात मॉडल को। क्यों? क्योंकि गुजरात से अड्डानी हैं, अंबानी हैं और मोदी जी हैं। और फिर यहाँ पे आज जो झंझावात चल रहा है, और नेशनल एक्सपोर्ट में क्या प्रतिशत है पश्चिम बंगाल का? लेस देन 3%, और गुजरात का कितना है? 33%। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हमारे जो राजनीतिक पंडित हैं, जो लेखक हैं, कवि हैं, चित्रकार हैं, पेंटर हैं, उनको इन सब चीज़ों से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि मतलब वो लोग तो आज भी जो है ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हुए आपको इधर या उधर मिल जाएंगे। और दूसरा जो डिफेंस के क्षेत्र में भी ऑपरेशन सिंदूर कुछ ऐसे ही थोड़ी हो गया भाई। 2014-15 के आसपास तो 75% अगर वैल्यू टर्म्स में लिया जाए तो वो तो इम्पोर्ट हो रहा था। अब एक 70% के आसपास जो है ना वो यहीं पे बन रहा है। तो ये अमूलचूल परिवर्तन की बात कौन करेगा? और उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का कभी तो बहुत ही कम क्षेत्र था, अब 23% है। यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइज डिफेंस जो है ना वो प्रोडक्शन में, इनोवेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइन में आया है, तब से यह परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसको मानेगा कौन? भाई वामपंथी किसी सत्य बात को तो मान ही नहीं सकते हैं। भाई वामपंथियों ने और उनके साथियों ने, वामपंथियों ने 34 साल में बंगाल को पूरा बर्बाद किया। उसकी बर्बादी की कहानी पहले ही शुरू हो चुकी थी। और रहा सरा जो है बड़े उद्योग तो वामपंथियों के 34 साल में भाग गए। जो बच्चे कुछ मंझोले और छोटे थे उनको दीदी ने भगा दिया।
और दीदी क्योंकि स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स, यानी कि स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स ने इस हिंदुस्तान के, मतलब सिर्फ हम बंगाल की बात करें और गुजरात की बात करें, दोनों का कंपैरिजन करें तो सबसे अधिक नुकसान किया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूँ कि 1967 में 1967 नक्सलबाड़ी हुआ, माओ की प्रेरणा से, चीन के सपोर्ट से रेडियो पेकिंग ने उसका अनाउंसमेंट किया कि अब दुनिया बदल रही है, भारत बदल जाएगा, और वहाँ के किसान और मजदूर उठ खड़े हुए हैं एक आतताई सरकार के खिलाफ। 9 साल बाद जो है माओ महान चल दिए। जब जो माओ महान इस दुनिया से चले गए तो कुछ दिनों के 1-2 साल की उथल पुथल के बाद में देंग साहब जो है ना वो चीन में आ गए 1978 में, यानी 1967 के 1967 के 11 साल बाद, और उन्होंने पूरी वामपंथी नीतियों को, सलाहों को, उनको समुद्र में फेंक दिया और दुनिया भर से जो कैपिटल है टेक्नोलॉजी लेके आए और 40 साल में दुनिया की फैक्ट्री बन गया। जबकि 40 साल में हमारे यहाँ नई बम्बई का एयरपोर्ट बन रहा है, 40 साल में जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है। अगर वास्तविक गणना पहले से की जाए, और अटल सेतु जो बम्बई में गया वो तो और भी चला जाएगा। 1960 में उसकी प्लानिंग हुई थी लेकिन 1922-23 में बना है। यानी कि हम इसको प्रोजेक्ट को तो कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि अब देखिए कि समाजवाद का सांप हमारे गले में पड़ा हुआ है, हमारे नेताओं के गले में पड़ा हुआ है, हमारे बुद्धिजीवी हो तो उसी पे लहालोट होते चले जाते हैं। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर बात करेंगे किसी एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। तो धन्यवाद, नमस्कार।